एप्लीकेशन लिखनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको पूरा बेनिफिट देगा। जी हाँ अज़ीज़ तलब, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये एप्लीकेशन है ये एक प्लेन शीट पे लिखी जाती है, प्लेन पेपर पे लिखी जाती है, वाइट शीट पे लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कॉलेज एड्रेस लिखना है आपको, जो कॉलेज किस सिटी में है वहाँ का एड्रेस लिखना है। उसके बाद उसकी नीचे वाली सत्र में आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट में आपको अपना रिक्वेस्ट फॉर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बस इतना ही सब्जेक्ट आपको लिखना है। फिर यहाँ इसको छोड़ना है। उसके बाद आपको जहाँ से आपने द प्रिंसिपल लिखा है उसी लाइन के यहाँ पे आना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर। अगर वहाँ प्रिंसिपल फीमेल है, कोई मैडम है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे रेस्पेक्टेड मैडम। ये डिपेंड करता है, अगर मेल है तो सर और अगर फीमेल है तो मैडम। उसके बाद आपको एप्लीकेशन शुरू करनी है यहाँ से। विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन application is submitted to your worthy self with a request that I have successfully completed my course। यहाँ पे आपका अपना कोर्स लिखना है, जो भी आपने किया है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, इंजीनियरिंग की है, या कोई भी जो आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे अपनी कोर्स का नाम लिखिए जिस कोर्स में आपने डिग्री कंप्लीट किए है, इन द ईयर। और यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने किस ईयर में, किस साल में ये डिग्री कंप्लीट की है, चाहे आपने 2024 में की हो, 2023 में की हो, यानी कि जिस साल आपके जो फाइनल सेमिस्टर से उनका रिज़ल्ट आया है, जब आपने वो अपना कोर्स कंप्लीट किया, तो वही साल आपको यहाँ पे लिखना है। एंड आई हैव क्लियर्ड द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज, फिर आपको यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ना है। एज आई एम प्लानिंग टू परस्यू फर्दर स्टडीज एंड रिक्वायर द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर द सेम, आई वुड अप्रिशिएट इट if you could kindly process my request at an earliest. Thank you for your support and guidance throughout my time at college। उसके बाद आपको यहाँ नीचे लिखना है, जहाँ से ऐसे आपने यहाँ पे जो इस यहाँ पे लिखा है रेस्पेक्ट, या ऊपर लिखा है द प्रिंसिपल, ऐसे ही आपको यहाँ इसी फॉर्मेट में यहाँ पे नीचे लिखना है योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है और उसके साथ साथ आपको अपना सिग्नेचर भी करना है। उसके नीचे आपको अपना जो फाइनल सेमेस्टर का रोल नंबर है वो मेंशन करना है, साथ ही साथ जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में। इसी तरह से जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है उस कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है, या आप डेट लिख सकते हैं। जी हाँ अजीज़ तलब, डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे है, ये जो द हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका जो टी है वो कैपिटल होना चाहिए और पी भी कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह से जब आप अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं तो आपके जो कॉलेज का हर एक लफ्ज़ वर्ड का पहला पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट का जी, इसी तरह से डिग्री का डी, इसी तरह से कॉलेज का सी, ये कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद जो एड्रेस है, एड्रेस जो आप लिख रहे हैं, मसलन अगर आप दिल्ली लिख रहे हैं तो आपका जो डी है वो कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे जो सब्जेक्ट का एस बी कैपिटल में होना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर
ये ऐसे आपको लिखना है और ये आपको थोड़ा बोल्ड करना है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखा, ये आर भी कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे जो सर का एस है ये भी कैपिटल होना चाहिए, अगर मैडम है तो एम कैपिटल होना चाहिए। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मैंने ये कंप्लीट किया, जो यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, ये नेम जो आपका नेम का जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल में होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर जो आप कर रहे हैं वो भी होना इसमें चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, या डेट आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, डेट के लिए आपको वो परेशानी नहीं है। जी हाँ, तो ये मुकम्मल फॉर्मेट आपके लिए अपनी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए है। होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको 1 डेज़ या 2 डेज़ लीव के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको वो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले आपको यहाँ पे लिखना है टू द प्रिंसिपल। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ हेडमास्टर है, तो आप यहाँ पे द के बाद हेडमास्टर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कामा ज़रूर लगाना है। कामा के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल का नाम मसलन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, वो आप लिख सकते हैं। और उसके नीचे आप स्कूल का एड्रेस लिख सकते हैं कि स्कूल किस सिटी में है। मसलन अगर आपका स्कूल सिटी में है, श्रीनगर में है, तो आप श्रीनगर लिख सकते हैं। अगर आपका स्कूल बिहार के पटना में है तो आप पटना लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 2 डेज़ लीव। अगर आपकी 3 डेज़ है, अगर आपकी 1 डेज़ है तो आप यहाँ पे उसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपकी लीव 1 हफ्ते के लिए है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 1 वीक्स लीव। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, फिर से ये यहीं पे छोड़ना है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आपको रेस्पेक्टेड सर ओब्लिक मैडम। अगर आपके स्कूल में मेल प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है तो आप सर लिखेंगे। अगर वहाँ पे फीमेल है, कोई मैडम है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रेस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे, उसके बाद कामा डालेंगे। क्लियर? फिर आपको ये यहीं पे छोड़ना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, पैराग्राफ छोड़ना है। उसके बाद आप लेटर शुरू कर सकते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। I am writing to inform you that I am unable to attend school on। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको डेट्स मेंशन करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको 15 और 16 मार्च को लीव रखनी है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 15th and 16th मार्च। इसमें ब्रैकेट नहीं लिखना है बाद में। ड्यू टू, उसके बाद मैंने फिर से ब्रैकेट शुरू किया है। मेंशन रीज़न करना है आपको क्यों आप इन 2 दिनों को स्कूल या कॉलेज नहीं आ रहे हैं। तो हेल्थ इशू होगा, पर्सनल रीजंस होंगे, फैमिली फंक्शन होगी, अर्जेंट वर्क होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका हेल्थ इशू है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल ऑन 15th and 16th मार्च ड्यू टू हेल्थ इशू। ये बाकी आपको नहीं लिखने हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप यहाँ पे ड्यू टू फैमिली फंक्शन लिख सकते हैं, बाकी आपको छोड़ना है। फिर ये ब्रैकेट्स वगैरह नहीं डालने हैं। फिर फुल स्टॉप। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू लीव फॉर दीज 2 days। ओके, आई एश्योर यू दैट, इसके बाद आपको यहाँ पे छोड़ना है, पैरा छोड़ना है। आई एश्योर यू दैट आई विल कैच अप ऑन एनी मिस्ड लेसन्स
एंड असाइनमेंट्स अपॉन माई रिटर्न, ये भी आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फिर से आपको पैरा छोड़ना है, थैंक यू फॉर यूर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे बच्चे आपको योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखना है, सिर्फ एक ही लिखना है, या आप फेथफुली लिख सकते हैं या सिंसियरली लिख सकते हैं। उसके नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं और नीचे आप साइन कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अपना क्लास लिखना है कि आप किस क्लास में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, 12th क्लास में हैं। इसी तरह से फिर आपका जो सेक्शन है, आप किस सेक्शन में पढ़ रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे मिसाल लिखा है, एग्जांपल के लिए ए लिखा है। इसी तरह से आपका जो अपना क्लास रोल नंबर है वो आपको मेंशन करना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं कि जो जिस तारीख को आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उसी की तारीख यानी कि डेट आपको देनी है। यानी कि लीव से पहले 2 दिन या 1 दिन आप अपनी लीव रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक ये कि ये जो टू मैंने लिखा है इसका टी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने द प्रिंसिपल लिखा, द का टी भी कैपिटल और पी भी कैपिटल होना चाहिए। स्कूल नेम भी, स्कूल का जो पहला लेटर है नेम का वो भी कैपिटल में होना चाहिए। स्कूल एड्रेस भी, उसका भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं उसमें भी जो भी वर्ड्स होंगे उनका पहला लेटर भी कैपिटल होना चाहिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन में ए कैपिटल है, फॉर में एफ कैपिटल होना चाहिए, टू में यहाँ पे डी कैपिटल होना चाहिए, डेज में डी, इसी तरह से एल यहाँ पे। इसी तरह से जो यहाँ पे हम रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हैं इसमें भी आर कैपिटल है, एस कैपिटल है, एम कैपिटल है। ये जो आई को आपको याद रखना है कि आई होप, ये जो आई होता है ये हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। जहाँ डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो लीव हम रखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती है वो लिखने में कि कैसे हम लिखेंगे। तो आज के बाद आप खुद से कलम उठाएंगे और ये फॉर्मेट आप नज़र में रखेंगे और इसी फॉर्मेट के तहत आप किसी भी स्कूल हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिख सकते हैं लीव के लिए, और वो लीव आपकी यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। दूसरी अहम बात, जो हम एप्लीकेशन आम तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा ब्राउनियन मोशन जो है ना, इसकी डिफिनेशन, इसके पॉइंट वाइज मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। आप एग्ज़ाम में ये भी लिख सकते हो। आप कॉलेज में इस तरह के जो है ना क्वेश्चन वो आते हैं, ज़्यादातर कॉलेज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपके लिए सिंपल सा लाया है, आप इसको पहले देखो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आप, जो इसका पहला पॉइंट है ना, ब्राउनियन मोशन रेफर्स टू द रैंडम एंड द erratic movements of the small particles suspended in a fluid or the gas। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है। जो इसका दूसरा पॉइंट है ना, it is a commonly referred to as the Brownian movement। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट है ना, it was first observed by the botanist Robert Brownian in 1827 while studying the pollen grains, ठीक है, suspended in the water, but it was Albert Einstein who provided theoretical explanations of the phenomena is 1905। ठीक है, ठीक है, आपको ये जो है ना ये सिंपल लिखना है ब्राउनियन मोशन। अगर आपको आएगा ना एग्जाम में, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, तो मैंने खुद भी एग्जाम में ये लिखा था, तो तभी जो मैं ना आपको बता रहा हूँ, तो इसके मुझे फुल मार्क्स मिले थे। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ द ब्राउनियन मोशन। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ना ब्राउनियन मोशन, ये आपको छोटा ही लिखना है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा बड़ा लिखना है। ये देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी explanations, the Brownian motion of a small particles is caused by the collisions of the particles, ठीक है, with the molecules of the surrounding fluids or the gas. The motion is a result of the continuous
bombardments of the particles by the molecules which causes then a move in a zigzag or the erratic path. ठीक है, ये हुई इसकी जो है ना पहला पॉइंट है इसका। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर देखो आप, आइंस्टाइन developed a mathematical models to describe the Brownian motion. ठीक है, Brownian motion of a particle is known as the Einstein is, ये आप स्पेलिंग में आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये वर्ड जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है। तो SMOUCHOWSKI इसी तरह से आपको भी लिखना है। आप स्पेलिंग अच्छी तरीके से देखो आप, ये थोड़ा मुश्किल स्पेलिंग है तो इसलिए मैं आपको इस तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, फिर देखो आप, this equation relates the diffusion coefficient of the particles to the average distance traveled by the particles over time. ठीक है, एक और पॉइंट इसका है, Einstein's explanations of the Brownian motion was significant because it provided the advanced for the existence of the atoms and the molecules which were still considered theoretical at the time. The observed motions of the particles could only be explained by the assuming the presence of a molecule, small rapidly moving particles which we now known to the molecules. ठीक है, अब मैं आपको ये जो है ना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे आप जो है ना बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स में। तो ये देखो आप, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाओ। मैक्सवेल्स रिलेशन जो है ना, ये मैक्सवेल्स के 4 जो रिलेशन है ना वो है, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है। इसकी जो है ना यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिखी है, ये देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना तो आप ये सब जो है ना इस तरह से याद रख सकते हो, फिर आपको ये बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और टॉपिक दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में ये आएगा ना ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, तो ये देखो आप इसकी डेफिनेशन क्या है और पॉइंट वाइज भी है इसमें। द इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ एनी गैस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट but if the gas is not in an equilibrium state then we may have any if of 3 cases. ठीक है, इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। ये देखो आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये पहला है। दूसरा जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ द एनर्जी एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मास एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। तो इसी को ट्रांसपोर्ट फेनोमेना कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा विस्कोसिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख सकते हो इसको। देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए नॉन इक्विलिब्रियम गैस with respect to one another and the layer moving faster with the impact momentum to the layer moving slower to bring is the abouts and the equilibrium state. Thus the transports of the momentum gives the rise the phenomena of the viscosity virtue of the fluids by the which is the opposes the relative motion between the different layers of the fluid known as the viscosity. तो ये जो है ना ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट उठाओ। इस तरह से डायग्राम बनाओगे ना तो आपको आसान हो जाएगा इससे। ये देखो मैंने शॉर्ट में डायग्राम बनाई है ना, आप इसी तरह से डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से हैं। ये देखो आप इस तरह से आप डायग्राम बनाओ, इस तरह से। ये देखो आप ABCDEF इसके 6 पॉइंट्स है। तो ये देखो आप यहाँ पर V+ ऐसे आपको लिखते हैं। ठीक है, इसके आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको दूसरे इसकी जो एक्सप्रेशन है ना वो आपको ये देखो आप इसकी आसान में एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो ये देखो आप इसका आप अगर इतना ही लिखोगे ना एक्सप्रेशन तो आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, P इज कॉल्ड मोमेंटम, V इज कॉल्ड M इज कॉल्ड मास एंड V इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये देखो आप, ठीक है। फिर इसकी डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन का भी आप स्क्रीनशॉट उठाओ। तो ये देखो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठाओ, इसी तरह से आप ये भी लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप इसके बहुत सारे, इसका स्क्रीनशॉट आप उठाओ और यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से जल्दी में दिखा रहा हूँ। ये देखो आप, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हो। तो ओके, बाय।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्टुलेट्स ऑफ द मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो इसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज। तो इस यहाँ पर ये एग्जाम में भी आप इस तरह से लिख सकते हो। कॉलेज, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो भी, तो भी आपको यही लिखना है। तो इसको आपको बराबर जो है ना मार्क्स मिलेंगे। तो जो इसका पहला है ना, पार्टिकल्स और डिस्टिंग्विशेबल, ये आपको पता ही होगा, ये सबसे आसान है। दूसरा जो है ना इसका total energy and total numbers of the particles in the entire system constant। जो इसका तीसरा है ना, particles are the spinless। जो इसका चौथा है ना, each energy states can contain any numbers of the particles। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, गैस molecules at high temperature and the low pressure। फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो है ना बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो इसके भी मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाऊंगा। जो इसके बेसिक पोस्टुलेट्स हैं ना बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में आप यही लिख लेना, ठीक है। तो ये देखो आप, पार्टिकल्स आर द आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। दूसरा जो है ना इसका, टोटल एनर्जी एंड टोटल नंबर्स ऑफ द पार्टिकल्स इन द एंटायर सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। जो इसका तीसरा है ना, पार्टिकल्स हैव जीरो और इंटीग्रल स्पिन। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 0h, 5h, 50h एटसेट्रा, वायर h इज द यूनिट ऑफ द स्पिन। जो इसका h है ना, h का वैल्यू है ना, वो है यूनिट ऑफ स्पिन, ठीक है। तो जो इसका चौथा है ना, है वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज, जो इसका चौथा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं जो इसका चौथा है ना, सिमेट्रिक। तो इसका जो पांचवा है ना, ईच एनर्जी स्टेट्स कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ द पार्टिकल, एग्जांपल द फोटोन, ऑल मीजॉन्स एटसेट्रा। फिर मैं आपको शॉर्ट में जो प्लैंक्स लॉ है ना, प्लैंक्स लॉ का डेफिनेशन आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। प्लैंक्स लॉ डिस्क्राइब्स द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द electromagnetic radiations emitted by a black body in a thermal equilibrium at the given temperature, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द वीनस लॉ। वीनस लॉ का दूसरा नाम, अगर आपको क्वेश्चन आपको दो तरीके से आएगा, आपको ये भी आएगा क्वेश्चन में व्हाट इज द वीनस लॉ, या तो आपको ये आएगा वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये जो है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है, ठीक है। ये आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं। Venus law or the Venus displacement law, named after the William Wien, was derived in the year 1893, which states that the black body radiation has the different peaks of temperature and the wavelength that are the inversely proportional to the temperature, ठीक है। फिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना ऑफ द लॉ, ये देखो आप, मैक्सिमम टा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय टी, ये तो आप देख रही होगो। ये आपको लिखना होगा शॉर्ट में, आपके इसको बराबर मार्क्स मिलेंगे अगर आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे जिस तरह से मैंने लिखा है। फिर वायर बी, जो बी है ना, बी का वैल्यू क्या है, बी इज द वीनस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। जी है ना, बी जो है ना ये वीनस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। जो इसके नीचे है ना, बी के नीचे डिवाइड बाय टी, टी का वैल्यू जो है ना, टी इज द टेम्परेचर इन द केल्विन, टी जो है ना ये टेम्परेचर इन केल्विन में है, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा वीनस लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, ठीक है। फिर आपको वीनस लॉ जो है ना वो प्लैंक्स लॉ में से निकालना पड़ेगा। ये भी आपको मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा। सिंस द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इज गिवन बाय द ई टा डी टा, ठीक है। इसको 8 पाई एच सी डिवाइड बाय टा पावर इज 5, ठीक है। 1 डिवाइड बाय ई एच सी डिवाइड बाय टा के टी माइनस 1, ठीक है। डी टा इज 1। तो ये हुई इसकी पहली इक्वेशन। सिंस वीनस लॉ इज अ वैलिड फॉर, वीनस लॉ जो है ना वो वैलिड है शॉर्टर वेव लेंथ, टा इज कॉल्ड वेरी स्मॉल, ठीक है। आप देख रहे होगे स्क्रीन में, इज कॉल्ड एच सी डिवाइड बाय टा के टी ग्रेटर ग्रेटर और इज कॉल्ड 1, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स द ई टा डी टा इज कॉल्ड 8 बाय एच सी डिवाइड बाय टा इज पावर इज 5, ठीक है। 1 डिवाइड बाय ई एच सी डिवाइड बाय, ये देखो आप, ये ऐसे ही आपको लिखना है डेटा, ठीक है। सिंस 8 बाय एच सी इज कॉल्ड कांस्टेंट, सी इज 1 इक्वल टू, ये जो है आप एग्जाम में ये सब भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो। अगर आपको वो सब जो है ना याद नहीं रहेगा, ये आप शॉर्ट में लिख लेना, आपको इसके बराबर मार्क्स मिलेंगे। ये देखो आप, वायर वी वायर वायर विच इज द वीनस लॉ, ये जो है ना ये इक्वेशन, ये वीनस लॉ है, ठीक है। वीनस लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ द प्लैंक्स लॉ, ठीक है। फिर आप देखोगे स्टेमेनस बोल्ट्जमैन लॉ, ई डेल अल्फा टी रेज पावर 4, ठीक है। द टोटल रेडिएशन हीट पावर्स ऑफ द इमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इज
alpha proportional is directly proportional to the fourth power of it is the absolute temperature. ठीक है, ये देखो आप, फिर देखो आप स्टेफेनस बोल्ट्जमैन लॉ एंड फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। ठीक है, ये भी आसान तरीके से मैंने आपको बताऊंगा। देखो आप, प्लैंक्स लॉ इज द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गिवन बाय। ठीक है, ये देखो आप, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने दिखाऊंगा। ई गामा डी टा इज इक्वल टू 8 पाई वी क्यूब। इस तरह से आपको भी लिखना है। मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, फिर ये आप आसानी से लिखें। अगर मैं आपको ये एक एक करके आपको दिखाऊंगा तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। ये आप देख सकते हो, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ एक बार फिर से। तो ये मैंने छोटा सा लिखा है ना, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ये देखो आप, लास्ट में देखो आप इसका आंसर क्या है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी रेज़ पावर 4। दिस इज द स्टेफेनस बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, फिर आप मैं दिखाऊंगा रेलिनस जीनस लॉ। ठीक है, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ टा। ठीक है, फिर मैं आपको ये डिफिनेशन है रेलिनस जीनस लॉ की। अगर आपको सिर्फ डिफिनेशन में आएगा ना एग्जाम में, तो आपको ये इतना ही लिखना है। ये देखो, the energy distribution of the black body is directly proportional to the absolute temperature T and the inversely proportional to the fourth power of the wavelength। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखा है डिफिनेशन अगर आएगी आपको एग्जाम में। फिर अगर आपको रेले जीनस लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ लिखना होगा, आप लिखोगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ ई लेमडा डी लेमडा इज 8 पे आई सी डिवाइड बाय एटा पावर इज 4। ठीक, ऐसे ही आपको लिखना है। ये हुई इसकी पहली। ठीक है, ये भी आपको मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट उठाओ, फिर आप जल्दी जल्दी इसको लिख लेना। ठीक है, रेले नजीरुल्लाह इज द वैलिड फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, आप ऐसे ही जिस तरह से मैंने लिखा है ना शॉर्ट में, आपको ये सब लिखना है। फिर रेले नजीरुल्लाह इज द स्पेशल केस ऑफ द प्लैंक्स